दोस्तों नमस्कार। गोपाल 360 स्टडी के इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थानी भाषा, उसका उद्भव और विकास से संबंधित हमने पिछले कई वीडियो बनाई हैं और आज इस वीडियो में हम बात करते हैं राजस्थानी साहित्य और उसका विकास एवं परंपराएं। दोस्तों, राजस्थानी साहित्य का जब विकास हुआ था तो उसमें अलग अलग समय में साहित्य का अलग अलग तरीके से लेखन किया गया था, उनकी अलग अलग साहित्य शैलियां थी। तो हम इनकी बात करते हैं। दोस्तों, राजस्थानी साहित्य विकास एवं परंपरा। विभिन्न परीक्षाओं में दोस्तों इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। राजस्थान साहित्य की विकास परंपरा को हम निम्न रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी उनको कालखंड में इस तरह से बांट सकते हैं। पहला तो है कालपरक, कौन कौन से काल आए, उनमें क्या प्रवृत्ति रही साहित्य की और वो कौन सा कालक्रम रहा है। तो पहला खंड है अर्ली पीरियड, यानी प्राचीन काल। प्राचीन काल में दोस्तों वीर गाथा काल, जो प्रवृत्ति रही थी साहित्य की, वो थी वीर गाथा का, और ये 1050 से 1550 ईस्वी के बीच में वीर गाथा काल कहलाता है। दोस्तों, ये वीर गाथा काल क्यों है? क्योंकि उस समय भारत में पश्चिमी भारत से बहुत सारे आक्रांता है और उन्होंने भारत पर आक्रमण किए, और आक्रमण करने के कारण यहाँ पर एक राजनीतिक उथल पुथल होती रही थी, जिसमें साहित्यों का लेखन किस रूप में होने लगा कि राजा और जो नायक है उसका उत्साहवर्धन करने के लिए, उसको वीर घोषित करने के लिए या उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए वीरोचित साहित्यों की रचना की गई थी। जो लोग हैं, नागरिक हैं, उन नायकों पर विश्वास हो और नायक एक वीरोचित कार्य करें, इसके लिए वीर गाथा काल में उनके लिए वीर गाथा से संबंधित साहित्यों की रचना की गई थी। तो दोस्तों, अधिकतर जो आक्रांत आए थे वो इसी काल में आए थे और भारत पर अलग अलग जगहों पर, चाहे वो महमूद गजनवी हो, चाहे वो मुगल्स हों, चाहे और कोई भी हों, जो भी आए थे उन सब ने इस समय पर भारत पर आक्रमण किया था। तो उस समय ये वीर गाथा काल राजाओं के मनोबल बढ़ाने के लिए उनकी प्रशंसा में जो लेख या साहित्य लिखा गया था वो वीर गाथा काल कहलाता है। इसके बाद दोस्तों आता है प्री मिडाइवल पीरियड, पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल जो है ये भक्ति काल है, इसको कहा जाता है भक्ति काल, और ये 1450 से 1650 ईस्वी के बीच में भक्ति काल कहा जाता है। दोस्तों, ये भक्ति काल क्यों रहा? क्योंकि जितने भी आक्रांता आए थे वो इस दौरान में आ चुके थे और आपस में समरसता पैदा करने के लिए, एक सामंजस्य पैदा करने के लिए बहुत सारे संप्रदाय आगे आए और उन्होंने सब में सामंजस्य पैदा करने के लिए जो है ग्रंथों की रचना की, साहित्यों की रचना की, जो भक्ति काल कहलाता है। उन्होंने अपने अपने जो पूज्य हैं, जो अपने अपने इष्ट हैं, उन इष्टों के लिए ग्रंथ लिखे, उनके बारे में जो है दोहे, रचनाएं और विभिन्न प्रकार के जो साहित्यों की रचना की थी, इसलिए उस काल को भक्ति काल कहा जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों पोस्ट मिडाइवल पीरियड। पोस्ट मिडाइवल पीरियड यानी उत्तर मध्यकाल। दोस्तों, तो जितने भी आक्रांत आए थे वो आ चुके थे और भक्ति काल में आपस में सामंजस्य भी हो चुका था। तो ऐसे समय में जो साहित्यकार हैं या लेखक हैं या कवि हैं, उनका दायित्व क्या हो गया था कि अब बात करें किसकी? श्रृंगार, नीति परख, नए नए नियम विलेखों की, और रीति क्या होती है और नीति रीतियों की। तो इस तरह से ये जो काल है उत्तर मध्य काल, ये एक शांति का काल है, राजनीतिक रूप से शांति काल था, और इसमें श्रृंगार से संबंधित नीति परक साहित्यों की रचना होने लगी। रीति परक, किसी तरह से समाज में जो है आदर्श क्या होने चाहिए, इस तरह के ग्रंथों की रचना होने लगी। और ये जो काल रहा है 1650 से 1850 ईस्वी के बीच में रहा।
दोस्तों 1850 के बाद आता है मॉडर्न पीरियड, जिसको आप आधुनिक काल कहते हैं। इसमें विविध विषयों का एवं विधाओं से युक्त साहित्यों की रचना हुई थी। दोस्तों इस समय में अंग्रेजों का शासन तो स्थापित हो ही चुका था, इसके अलावा यहां पर छापे खाने का आविष्कार भी हो चुका था। साहित्यों की रचना कागजों पर लिखने शुरू हो गई थी। इसमें विविध विषयों से एवं विधाओं से युक्त साहित्यों की रचना होने लगी, जैसे दलित उद्धार से संबंधित, नारी शोषण से संबंधित, दहेज प्रथा, इस तरह से जो समाज की कुरीतियां हैं उनसे संबंधित। इस तो विभिन्न विधाओं से युक्त साहित्यों की रचना होने लगी थी। और ये काल था 1850 से अद्यतन यानी ऑनवर्ड अब तक का जो समय था, ये समय आधुनिक काल कहलाता है। तो दोस्तों इस तरह से राजस्थानी साहित्य विकास परंपरा को 4 भागों में विभाजित करके हम पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे एक एक करके कि इन काल परक जो हैं, ये पीरियड्स जो हैं, इनमें किस तरह से कौन कौन से साहित्यों की रचना हुई थी और कौन कौन से लेखक कवि जो है उन्होंने इस कार्यक्रम में अपने साहित्यों की रचना। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले अर्ली पीरियड में, जो प्राचीन काल है उसको इसे वीर गाथा काल कहा है। और ये वीर गाथा काल नाम किसने दिया था? ये दिया था रामचंद्र शुक्ल ने। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीर गाथा काल कहा था। ये 150 से 1550 के बीच में वीर गाथा काल रहा। दोस्तों भारत पर पश्चिमी हमले होते रहे थे, बहुत सारे आक्रांत आए थे, तो इसका प्रभाव जो है राजस्थान और यहाँ के शासकों पर पड़ रहा था। अब दोस्तों ऐसी स्थिति में संघर्ष की भावना को बनाए रखने एवं समाज में वीर जो नायक थे उनको आदर्श प्रस्तुत करने के लिए, वीर नायकों के आदर्श प्रस्तुत करने के लिए वीर रसात्मक काव्यों की रचना की गई थी, जिसको वीर गाथा काल कहा जाता है। दोस्तों ये समय ऐसा था कि इसमें राजा और जो आदर्श नायक जो थे उनको आदर्श प्रस्तुत करना होता था। युद्ध जो राजपूतों के लिए, खासतौर से क्षत्रियों के लिए जैसे उनका धर्म माना जाता है, तो उनको याद दिलाने के लिए वीर रसात्मक काव्यों की रचना की गई थी। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं उस समय की हैं। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो, ये पृथ्वीराज चौहान के दोस्त और कवि भी थे, इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी इस समय। दलपति विजय, जिन्होंने खुमान रासो लिखी। दोस्तों ये भी चित्तौड़ मेवाड़ के शासक थे 9वीं शताब्दी में। इनके बारे में, उनके उस समय उनकी जो परिस्थितियां थी और जो उनको समय दिक्कत आ रही थी, उनके बारे में इन्होंने खुमान रासो लिखा। नरपति नाल, जिन्होंने बीसलदेव रासो लिखा। इसी तरह से जगनिक, जिन्होंने आलाखंड लिखा। और अमीर खुसरो, जिनको तोतिया हिंद कहा जाता है, जिन्होंने दोहे और पहेलियों के से इस काल को वीर गाथा काल के रूप में इन बहुत सारी रचनाएं की थी। तो अमीर खुसरो और इन्होंने दोहे और पहेलियां लिखी थी। तो ये काल जो है वीर गाथा काल कहा जाता है। दोस्तों और बहुत सारी रचनाएं हैं, हमने कुछ ही रचनाओं का वर्णन किया है। अब आगे जब हम साहित्य में जो साहित्यिक रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे तो हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे कौन कौन सी रचना कौन से काल में हुई थी। उनमें उस काल में उस वीर गाथा काल की कुछ विशेषताएं हैं जिनके बारे में हम जानकारी। तो अब बात करते हैं वीर गाथा काल की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं रही थी इस काल की? पहली विशेषता है वीर रस की प्रधानता। दोस्तों क्योंकि नायकों को आदर्श प्रस्तुत करने होते थे, इसलिए उनका मनोबल बढ़ाने के लिए वीर रस से संबंधित या वीर रस की प्रधानता वाले जो है काव्यों की और साहित्यों की रचना उस समय की गई थी। इसके अलावा श्रृंगार परक काव्यों की रचना भी बहुत ज़्यादा हुई थी, जिसमें नार्य सौंदर्य ज़्यादा होता था। राजाओं का यशोगान, इस वीर गाथा का काल में राजाओं का यशोगान से संबंधित काव्यों की और साहित्यों की रचना हुई थी। राजाओं की प्रशंसा करना, उनके जो है युद्धों का बढ़ चढ़ करके उनका गुणगान करना, इस समय वीर गाथा काल की विशेषता थी। इसमें एक विशेष बात यह थी दोस्तों, इसमें राष्ट्र प्रेम का अभाव था। इस समय केवल राजा अपने ही राज्य से संबंधित समस्याओं में ही उलझा रहता था।
दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है या कोई बाहर से आक्रांता उसके साथ क्या कर रहा है उसे उससे कोई लेना देना नहीं था। यानी कि एक दूसरे से सहायता, मतलब एक दूसरे की सहायता नहीं करते थे जब तक उसका खुद का कोई स्वार्थ न हो। तो दोस्तों उनमें एक राष्ट्र प्रेम का अभाव था, वो केवल और केवल अपने राज्य तक ही सीमित थे। इसके अलावा युद्धों का सजीव वर्णन, दोस्तों जो कवि और चारण भाट जो भी थे उन्होंने युद्धों का सजीव वर्णन किया है। राजाओं की प्रशंसा में उनके जो द्वारा लड़े गए युद्ध हैं उनका एक सजीव वर्णन अपने अपने काव्यों में किया है। और एक विशेषता और है दोस्तों, डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग इस समय बहुत ज्यादा हुआ वीर गाथा काल में। तो ये थी वीर गाथा काल की विशेषताएं। अब हम पढ़ेंगे आगे। तो अब बात करते हैं पूर्व मध्यकाल की, प्री मिडाइवल पीरियड की, जिसको भक्ति काल कहा गया है दोस्तों, 1450 से 1650 ईस्वी के बीच में। दोस्तों इसमें राजस्थान के इतिहास में संघर्ष का लंबा इतिहास रहा है और इन युद्धों ने धर्म और संस्कृति को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। ऐसे समय में सभी भेदभावों को मिटा करके सद समाज की कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए किसने प्रयास किया है? संतों और भक्तों ने ऐसा प्रयास किया था। इसलिए इस काल को भक्ति काल कहा जाता है। दोस्तों ऐसे समय में इन संतों और संप्रदायों ने जो योगदान दिया था अपने उनमें कुछ हैं राम स्नेही संप्रदाय, दादू पंथ, अलखिया संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय। इस प्रकार से ये प्रमुख प्रमुख संप्रदाय थे। इसके अलावा और भी संप्रदाय थे। तो इन्होंने निर्गुण उपासना पर जोर दिया था। और दोस्तों समाज में जो भेदभाव होता था, जाति भेद होते थे, इनको मिटाने का पूरा प्रयास किया था। तो इस तरह के साहित्यों की रचना इस समय की गई थी जो पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल कहलाता है। दोस्तों अब इसमें कुछ ऐसे साहित्यों की रचना हुई है उनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अब पूर्व मध्यकालीन जो समय था उसमें जो भक्ति काल था उसमें कुछ संतों की और लेखकों की जो बात करते हैं तो उसमें मीराबाई, इनके भजन, इसके अलावा पृथ्वीराज राठौड़ की बेली कृष्ण रुक्मणी, माधोदास ददवाड़िया की राम रासो, ईसर दास की हरिरस और देवियान सायाजी झूला की नाग दमन। और इसके अलावा मेवाड़ के थे जो राज दरबार में थे चतुर सिंह, इन्होंने अलख पच्चीसी लिखी, अनुभव प्रकाश लिखा, चतुर चिंतामणि लिखी। तो इस तरह से साहित्यों की भक्ति काल में रचना हुई थी। अब दोस्तों भक्ति काल की कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं? एक, ईश्वर में विश्वास। भक्ति काल में सभी ने एक ईश्वर पर विश्वास पर जोर दिया, यानी निर्गुण संप्रदाय इस समय बहुत ज्यादा प्रभावी थे। दोस्तों जैसे मीराबाई और कुछ ऐसे संत थे जो सगुण संप्रदाय से संबंधित रखते थे, लेकिन इसमें एक ईश्वर पर विश्वास पर ज्यादा जोर दिया जाता था। इसके अलावा जाति पाति का कोई भेद नहीं था, जातिगत समानताएं थी। जो साहित्य रचना हुई है वो सरल भाषा में लिखी गई है, सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। इस समय धार्मिक सद्भाव बढ़ गया था। दोस्तों ये समय ऐसा था कि जब राजनीतिक स्थिरता आने लग गई थी तो उस समय धार्मिक सद्भाव बढ़ गया था और हृदय की शुद्धता पर बल दिया गया था। तो इस तरह से ये भक्ति काल की विशेषता हुई। अब दोस्तों बात करते हैं पोस्ट मिडाइवल पीरियड, उत्तर मध्यकाल। इसकी बात करते हैं तो ये जो काल रहा था ये श्रृंगार, रीति नीति परक का काल रहा था। इस तरह के ग्रंथों की, साहित्यों की, काव्यों की रचना हुई थी। और ये जो काल था 1650 से 1850 ईस्वी के बीच में रहा था। दोस्तों ये जो काल है ये राजनीतिक दृष्टि से शांति का काल रहा था, क्योंकि जो भी आक्रांता आ चुके थे
अब जो यहाँ आकर बस गए मुगल जो है खास तौर से, और इसी तरह से अफगान जो आए थे, तो यहाँ करके अपने जो है राज्य करने लगे थे, और बाहर से कोई इस तरह का खतरा नहीं था। इसलिए ये जो है राजनीतिक दृष्टि से शांति काल रहा था। दोस्तों, शासकों ने साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान किया था। इस काल की विशेषता है कि इसमें साहित्यकारों को राजाओं ने क्या किया, संरक्षण प्रदान किया था और साहित्य एवं कला के विकास में योगदान दिया था। ये इस काल की प्रमुख विशेषता। अब दोस्तों, इस समय कुछ काव्य रचना हुई थी, और वो काव्य रचनाएं क्या रही? एक तो है काव्य शास्त्र से संबंधित रचनाएं जो हुई थी, उसमें कवि मंछाराम, इन्होंने रघुनाथ रूपक लिखा। इसी के अलावा संबोधक परक जो नीति कारकों में कुछ काव्यों की जो रचना हुई थी, उसमें राजियारा सोरठा, चकरियारा सोरठा और मोतियारा सोरठा, इस समय इन काव्यों की रचना हुई थी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि पोस्ट उत्तर मध्य काल जो है, इसकी इस काल की प्रमुख विशेषताएं क्या रही, इनके बारे में। तो उत्तर मध्य काल में इस काल की विशेषताएं क्या थी? दोस्तों, ये काल श्रृंगार रीति नीति परक काल रहा है। इसलिए इस समय की जो साहित्यिक रचनाएं थी, उनमें श्रृंगार यानी प्रेम को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया था, श्रृंगार को। इसके अलावा रीति यानी परंपरागत काव्य के नियम, इन पर इनकी प्रधानता थी। नीति यानी सुधारवादी रचना से पर आधारित जो है रचना इस समय प्रस्तुत की गई थी। तो साहित्यिक रचनाओं में क्या श्रृंगार प्रेम, रीति नीति से सुधार यानी सुधारवादी जो रचना है, इन पर आधारित रचनाएं प्रस्तुत की गई थी। इसके अलावा दोस्तों, कला और साहित्य का विकास हुआ था, क्योंकि शासकों ने इस समय जो लेखक थे और साहित्यकार थे, उनको संरक्षण देना प्रारंभ कर दिया था। इसलिए, और ये शांति का काल भी रहा था, इसलिए कला और साहित्य का यहाँ पर इस समय में खूब विकास हुआ। और जो राजनीतिक रूप से ये शांति का काल रहा था, क्योंकि बाहर से कोई आक्रांता इस तरह का आया नहीं था, इसलिए ये राजनीतिक रूप से शांति का काल रहा, और इसमें साहित्य और कला का बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। तो बात करते हैं आधुनिक काल की, मॉडर्न पीरियड में। दोस्तों, ये जो काल रहा था, इसमें साहित्य जो रचना हुई थी, उसमें विविध विषयों और विधाओं से युक्त साहित्यों की रचना हुई थी। और ये जो काल था, ये 1850 से ऑनवर्ड यानी अद्यतन काल रहा, यानी आज तक का। तो दोस्तों, इस आधुनिक काल में क्या हुआ? इस काल के साहित्यकारों ने न केवल ऐतिहासिक एवं वीर रसात्मक विषयों को चुना, जैसे पिछले कवियों ने, लेखकों ने चुना। इसके अलावा आधुनिक काल में जीवन की जो जटिलता है और आर्थिक जो शोषण हो रहा था, नारियों में चेतना जागृत करने की जो बात थी, इसके अलावा दलितों, उद्धार, प्रकृति एवं जन सामान्य के जो विभिन्न पक्ष थे, उन पक्षों को अपनी लेखनी में कलमबद्ध किया था, यानी साहित्य रचना की थी। तो दोस्तों, इस समय जो साहित्यकारों ने नारी चेतना से संबंधित, आर्थिक शोषण से संबंधित, जातिगत भेदभाव, दलित उद्धार, प्रकृति से संबंधित और जन सामान्य के विभिन्न पक्षों में जो जिस तरह की जटिलताएं थी, उनसे संबंधित साहित्यों की रचना की थी। ये काल कौन सा था? कौन सा है? आधुनिक काल। तो इसमें कुछ साहित्यकार हैं जिनकी रचना है। सूर्यमल मिशन, इनके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। ये बूंदी के राजकवि थे, और बूंदी के महाराणा जो थे राम सिंह, उनके कहने पर इन्होंने क्या लिखा? वंश भास्कर लिखा था। इसके अलावा वीर सतसई इन्होंने लिखी। दोस्तों, सूर्यमल मिशन जो है, इन्होंने वंश भास्कर लिखते लिखते अधूरी छोड़ दी थी। तो उसके बाद इनके दत्तक पुत्र थे मुरारी दान, इन्होंने वंश भास्कर को पूर्ण किया था। केसरी सिंह बारठ, कौन थे केसरी सिंह बारठ? के बारे में अच्छे से जानते हो। महाराणा फतेह सिंह, जब ये दिल्ली दरबार लगा था, तो उस समय
दिल्ली दरबार में हाजिर देने पहुंच गए थे तो उस समय 13 सोरठे लिखे इन्होंने, केसर सिंह बारठ ने, और उनका नाम है चेतावरीराज चूंगटा, अच्छे से आप जानते हो। तो इन्होंने उस समय ये सोरठे लिखे थे। और इसके बाद है रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, जिन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी थी, जिनमें बागो भारमली और कैरे चकवा बात, कैरे चकवा बात यानी चगे चकवा तो बात कहे। तो इस तरह की जो कहानी रचनाओं की जो रचनाएं की थी रानी लक्ष्मी चूड़ावत ने। इसके अलावा विजयदान दे था, जिन्होंने 14 खंडों में बातारी फुलवारी लिखी थी। इसके अलावा बांकीदास, इन्होंने भी इस समय बहुत से जातिगत समस्याओं से संबंधित और सामाजिक उद्धार की बातें लिखी थी। बांकीदास ये कहाँ के थे? मारवाड़ के, ये मारवाड़ के थे। तो इन्होंने इस तरह की रचनाओं का आधुनिक काल में जो है इनकी रचना हुई थी। तो दोस्तों इस तरह से हमने पढ़ा कि राजस्थानी जो साहित्य है उसमें कौन कौन से विकास और एवं परंपराएं रही थी। तो इस तरह से इस कालखंड को हमने 4 भागों में बांट करके पूर्ण अध्ययन किया। तो अब बात करते हैं राजस्थानी गद्य पद्य की विशिष्ट शैलियां। दोस्तों ये साहित्य की विशिष्ट शैलियां हैं। पहले हमने राजस्थानी भाषा की शैलियां जो पढ़ी थी वो अलग थी, जैन स्टाइल, चारण स्टाइल, लोक स्टाइल, वो अलग थी। अब हम पढ़ रहे हैं राजस्थानी गद्य पद्य यानी राजस्थानी साहित्य की विशिष्ट शैलियां। कौन कौन सी शैलियां हैं? नंबर 1, ख्यात। ख्यात क्या होती है? राजाओं के सम्मान और प्रशंसा एवं उनके विशेष कार्यों का उल्लेख हो, उनकी विशेष युद्धों का जिसमें वर्णन हो, ऐसा इतिहास क्या कहलाता है? ख्यात कहलाता है। जैसे दयाल दासरी ख्यात और मोहनोत नैनसीरी ख्यात प्रसिद्ध हैं। तो ये ख्यात किसी भी राजा के सम्मान में या उसकी प्रशंसा में या उसके युद्ध संबंधी विशेष उल्लेख जो उन्होंने जो कौशल दिखाया है उसका वर्णन इन रचनाओं में किया जाता है, जिनको ख्यात कहा जाता है। दूसरी है दोस्तों दवावैत। दवावैत क्या है? ये उर्दू और फारसी शब्दों से युक्त होती है और ये गद्य पद्य की शैली में लिखी जाती है। और खास तौर से दोस्तों इसमें तुकांत जो है वो रचनाएं होती हैं। तुकांत का मतलब है आखिरी जो है तुकबंदी होती है, आखिरी जो लाइन होती है, जो शब्द होते हैं उसमें तुकांत यानी तुकबंदी होती है। ऐसे लेखों को, ऐसे साहित्य को, ऐसी रचनाओं को दवावैत कहा जाता है, जिसमें उर्दू फारसी शब्दों से युक्त होती है, गद्य पद्य शैली में लिखी जाती है और कैसी होती हैं? ये तुकांत रचनाएं होती हैं। जैसे अखमाल देवड़ारी दवावैत, राजा जयसिंहरी दवावैत, इनके कुछ उदाहरण हैं। इसके बाद दोस्तों बात। बात क्या है? जैसे बात कहते हैं हम, जन सामान्य में भी इस तरह की बातें चलती है। तो कहानी सुनने और कहने की विशेष विधा को बात कहा जाता है। दोस्तों इन बातों में जो साहित्य रचना हुई है यह है राणा प्रतापरी बात, राणा प्रतापरी बात, रावमल देवरीरी बात, अचल खींचीरी बात। इन बातों में दोस्तों किसका ज्यादा चित्रण होता है, किसका ज्यादा बखान होता है? जैसे बाल विवाह से संबंधित बातें हैं, सती प्रथा का है, पर्दा प्रथा का है, दहेज का है, इनका चित्रण किया जाता है किसमें? बात में। तो दोस्तों बात क्या हुई? कहानी सुनने और कहने की विशेष विधा, जिसको बात कहा जाता है। अब बात करते हैं जमाल। जमाल हो गया। जमाल क्या है? ये दोस्तों राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। ये मात्रिक छंद है और इस मात्रिक छंद की रचना जमाल के रूप में होती है। ये उदाहरण है जैसे राव इंद्र सिंह की जमाल। तो इनसे संबंधित साहित्य की रचना होती है। इसी तरह से झूलना, ये भी मात्रिक छंद है, राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। जैसे अमर सिंह राठौड़ रा झूलना। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों पर्ची। पर्ची क्या है? पर्ची में संत महात्माओं का जीवन परिचय होता है और उनसे संबंधित, और ये रचना कैसी होती है? पद्य में होती हैं रचनाएं। तो इन रचनाओं को पद्य में लिखा जाता है। उनके जीवन परिचय से संबंधित जो रचनाएं होती हैं उनको पर्ची कहा जाता है। जैसे संत नामदेवरी पर्ची
और कवीररी पर्ची, ये पर्ची कहलाती है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों प्रकाश की। प्रकाश क्या है? किसी वंश या व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों पर कोई ग्रंथ लिखा जाता है तो यानी उन कृतियों को क्या कहा जाता है? प्रकाश कहा जाता है। तो किसी वंश या व्यक्ति की विशेष उपलब्धियों पर अगर प्रकाश डाला जाता है तो ऐसी कृतियों को क्या कहा जाता है? प्रकाश कहा जाता है। जैसे करनीदान का सूरज प्रकाश। इसके बाद मरसा क्या है? राजा या किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए मरसा काव्यों की रचना की गई थी। यानी राजा या किसी विशेष व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो शोक व्यक्त किया जाता था उसके लिए कुछ काव्यों की रचना की गई थी जिनको कहा जाता है मरसा, और जिनमें उसके चारित्रिक गुणों का और अन्य जो क्रियाकलाप राजा ने किए थे उनका जिक्र किया जाता है। जैसे रानो जगपत रा मरसा, जगत सिंह की मृत्यु के बाद उसमें उनका उल्लेख किया गया था। इसके बाद है रासो ग्रंथ क्या है? मध्यकालीन राजाओं के राज्याश्रय में, यानी मध्यकालीन राजा जो है उन्होंने लेखकों को और साहित्यकारों को आश्रय दिया था, तो उनके राज्याश्रय में जिस काव्य ग्रंथ में राजाओं की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता का वर्णन होता है उसे रासो कहा जाता है। जैसे चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी, नरपति नाल ने बीसलदेव रासो लिखी, जोधराज ने हमीर रासो लिखी। तो इस तरह से ये रासो ग्रंथ लिखे गए थे। किसके लिए लिखे गए थे? राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध और वीरता का वर्णन से संबंधित ग्रंथ। और ये जो कवि और जो लेखक होते थे ये राजाओं के आश्रय में लिख करके, राज आश्रय में, यानी राजाओं के पास राजा इनको आश्रय देता था, संरक्षण देता था, तो राजा के लिए ये इन ग्रंथों की रचना करते थे। अब रूपक किसी वंश या व्यक्ति की विशेष उपलब्धियों का स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृति, यानी किसी भी जो राजा है या कोई उसका वंश है या कोई व्यक्ति विशेष है जो उसकी उपलब्धि है वो किस स्वरूप की थी, उस स्वरूप को दर्शाने वाली जो है काव्य कृतियां क्या कहलाती हैं? रूपक कहलाती हैं। जैसे गज रूपक, राज रूपक। एक और है विगत, किसी विषय या क्षेत्र का विस्तृत विवरण जिनमें किया जाता है उनको विगत कहा जाता है। जैसे मोहनोत नैनसीरी मारवाड़ा फरगना री विगत। तो मारवाड़ के कितने फरगने, उन फरगनों में आबादी कितनी थी, रेख की क्या स्थिति थी, यानी कर किस तरह का लिया जाता था, सिंचाई किस तरह से होती थी, भूमियां किस प्रकार की होती थी और सिंचाई के क्या क्या साधन थे, इनका पूरा विस्तृत वर्णन किया गया है मोहनत नैन्सी ने मारवाड़ रा फरगनारी विगत में। तो ये इस तरह की काव्य ये कृतियां हैं जो राजस्थानी गद्य पद की विशिष्ट शैलियां। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। दोस्तों आप वीडियो देखते हैं, लेकिन मैं जो एक आपसे एक उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करके दोस्तों आप शेयर करें तो बहुत ही अच्छी बात है, और ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए लेकर। अब अगली वीडियो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जिसमें राजस्थान साहित्य से ही संबंधित बातें होंगी, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।